हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम चलते हैं आगे। तो हम लोग पिछली बार पता नहीं क्या कर रहे थे, स्प्रिंग वाली प्रॉब्लम कर रहे थे जो कि थोड़ी डेंजरस हो सकती हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड देम। जैसे मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्पल्स। ये एक टॉपिक है जो थोड़ा लोगों को कंफ्यूज करता है, वैसे है कुछ नहीं। तो इम्पल्स को मैं जे से दिखाता हूँ। ठीक है, आप आई से भी दिखा सकते हो, लेकिन आई के और भी बहुत सारे काम है जो आप अगले लेक्चर में देखोगे, क्योंकि एक चीज होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से दिखाते हैं। अब ये इम्पल्स होता क्या है, तो इसके अलग अलग चीजें हैं। तो फॉर अ मास, किसी मास के लिए जो इम्पल्स होता है वो डेल्टा पी होता है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो चेंज होता है वो इम्पल्स होता है। तो फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मतलब मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। तो किसी मास के लिए ये होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैं मुझे पता है कि नेट फोर्स जो होता है वो डीपी बाई डी होता है, सबको पता है। तो डीपी कितना हो गया, डीपी आपके पास हो गया नेट फोर्स डी। ठीक है बच्चों, डीपी नेट फोर्स डी हो गया। अब मान लो शुरू का मोमेंटम पी आई है, बाद का मोमेंटम पी एफ है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, ये आपके पास डेल्टा पी हो जाएगा। और ये कितना होगा बच्चों, ये आपके पास होगा एफ नेट डी टी। ठीक है बच्चों, तो किसी बॉडी का जो इम्पल्स है वो एफ नेट डी टी होता है, या डेल्टा पी, एक ही बात है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और अपन ये कर सकते हैं कि अगर आप मान लो बॉडी पे कई सारे फोर्सेस हैं, एफ वन प्लस एफ टू, बहुत सारे फोर्स। ठीक है, तो एफ नेट को हम एफ वन प्लस एफ टू प्लस वॉट एवर डी टी लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, किसी बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स है वो बेसिकली एफ नेट डी टी है। और ये एफ नेट डी टी जो है वो एफ वन डी टी प्लस एफ टू डी टी प्लस सो ऑन के बराबर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर मेरी बात समझ लो, मैं आपसे फिर क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ बेसिकली इम्पल्स किसी मास के लिए डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम होता है, जो कि एम वी माइनस यू होता है। नेट फोर्स टी पी बाई डी टी होता है। तो डीपी को वहीं रखा और डीटी को एफ नेट के साथ जोड़ दिया, तो डीपी बराबर एफ नेट डी हो गया आपके पास। अब जे कितना हो गया, मोमेंटम, डीपी, डीपी का इंटीग्रेशन होगा पी, पी इनिशियल से पी फाइनल, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको बोल देंगे डेल्टा पी, या चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। अब इम्पल्स हो गया उस बॉडी का एफ नेट डी टी, एफ नेट डी टी, एफ नेट डी टी। एफ नेट को हम लिख सकते हैं एफ वन प्लस एफ टू, सारे फोर्सेस को जोड़ दो। ठीक है, तो उस बॉडी का इम्पल्स डेल्टा पी हो गया, डेल्टा पी एफ नेट डी टी हो गया, एफ नेट डी टी को एफ वन डी टी प्लस एफ टू डी टी एंड सो ऑन, सारे फोर्सेस का डी टी करते चलो। अब क्या होता है, ये जो एफ वन डी टी नामक चीज है इसको हम बोलते हैं एफ वन का इम्पल्स। ऐसी एफ टू डी टू क्या बोलते हैं बच्चों, एफ टू का इम्पल्स एंड सो ऑन। अब मेरी बात समझ रहे हो, देखो मेरी बात समझो। और ये जो चीज है बेसिकली, ये नेट फोर्स का इम्पल्स है, एफ नेट का इम्पल्स। अब मेरी बात समझना, नेट फोर्स का जो इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। हर फोर्स का इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम नहीं होता। जैसे मान लो बॉडी पे 10 फोर्स है, तो हर फोर्स का एक अपना इम्पल्स होगा, एफ वन डी टी, एफ टू डी टी, एफ थ्री डी टी, हर फोर्स का एक इम्पल्स होगा। ध्यान नहीं रखना है मेरे को कि हर फोर्स का इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम नहीं होता। ठीक है, इम्पल्स हर फोर्स का होता है। जैसे कि मान लो एफ वन का भी इम्पल्स होगा, एफ टू का भी इम्पल्स होगा, एफ थ्री का भी इम्पल्स होगा, हर फोर्स का इम्पल्स होता है। ठीक है, सारे फोर्सेस का इम्पल्स को जोड़ दोगे तो नेट फोर्स का इम्पल्स आएगा, और नेट फोर्स का इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम होता है। लेकिन किसी मास की बात करोगे तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इफ, कहने का मतलब ये है कि इफ मैनी फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस हैं, एफ वन एफ टू डॉट डॉट डॉट, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, if many forces are acting on a body, then f1 dt, f2 dt are impulses of, ये impulses हैं किसके, f1 f2 and so on। ठीक है, अब f1 dt प्लस f2 dt सबको जोड़ दोगे अगर आप, तो f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा, f नेट। ये f नेट dt हो गया, ये इम्पल्स है किसका है, नेट फोर्स का, ये इम्पल्स ऑफ नेट फोर्स। ठीक है, तो हर फोर्स का इम्पल्स है F1 dt, F2 dt, सबका इम्पल्स जोड़ दो, नेट फोर्स का इम्पल्स आ जाएगा। और जो नेट फोर्स का इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम होता है।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? हर फोर्स का इंपल्स चेंज इन मोमेंटम नहीं है, नेट फोर्स का इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम। मान लो पहले फोर्स का इंपल्स 10 है, दूसरे का 20 है, तीसरे का 30 है, तीन ही फोर्स है, टोटल इंपल्स हो गया 60, वो नेट फोर्स का इंपल्स है और वही चेंज इन मोमेंटम। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग फटाफट लिख लो। लिखा? लिख लिया? ठीक है, जल्दी लिखो, लिखते चलो, एंड टू एंड ही लिख लो, पॉज करने की जरूरत क्या, मैं तुमको ऐसी टाइम दे देता हूँ, क्या बात कर दी तुम लोगों ने। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखो। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा। अच्छा भाई, एक एम मास यू से टकराया और वी से निकला है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि दीवार में घुस के यहाँ से निकला है, वहीं टकराया वहीं निकला, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि ये आया और गया। एक ही जगह दिखाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहीं टकराया वहीं से वापस आ गया, दोनों डायग्राम अलग दिखाए। थोड़ा होता है कि दीवार में हमारी बॉल भुजक और यहाँ से बॉल निकल आई, आदमी डर के, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है। अब इसे पूछा है कि इसका इंपल्स क्या होगा, तो इसका इंपल्स होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल हो जाएगा एम वी, पी इनिशियल हो जाएगा, ध्यान रखना, पी इनिशियल होगा एम यू माइनस का। तो टोटल जो इंपल्स हो गया वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, एम वी माइनस माइनस एम यू, कितना हो गया एम वी प्लस यू। ठीक है, तो ये आपके पास बॉडी का इंपल्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। हे भगवान, हाँ, भगवान मुझे कोरोना ना हो। चले भाई, अब मान लो थोड़ा क्वेश्चन को हल्का सा टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा करने का मतलब कि आप पे क्या हुआ, एक बॉडी आई, तो मान लो एक बॉडी यू से आई या वी से आई, मान लो किसी एंगल थीटा, नॉर्मल से थीटा एंगल पे आई, थीटा पे गई और वी से चली गई। ऐसी टक्कर को इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं, इसमें आने का जाने का एंगल सेम होता है। ठीक है, स्पीड भी सेम ही होगी अगर एंगल सेम होगा तो। क्यों, बात की बात है, कॉलिजन के बारे में आप बहुत पढ़ोगे और इसमें आपसे पूछा गया है कि इसका इंपल्स क्या होगा। ठीक है बच्चों, और इसका मास जो है वो एम है। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों क्या हुआ कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसका मोमेंटम हो गया एम वी, तो इधर हो गया एम वी कॉस थीटा, इधर हो गया एम वी साइन थीटा। इधर मोमेंटम एम वी हो गया, इधर एम वी साइन थीटा, इधर एम वी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये जो मोमेंटम है वो एम वी साइन थीटा आई कैप है, नहीं, हाँ आई कैप, ये माइनस जे कैप, ये आपके पास आई कैप है, और ये आपके पास जे कैप है। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, जे निकालना। जे बोलो तो चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स। इम्पल्स हो गया डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। मैं माइनस कर नहीं रहा, इसमें से इसको माइनस करना, आप सोचो एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा तो सेम ही है, तो ये चीज तो दोनों हो गई सेम, तो ये तो कट ही जाएंगी। बचेगा कितना, इसमें आएगा एम बी कॉस थीटा जे कैप, यहाँ आएगा माइनस एम बी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अब दोनों का आप माइनस करोगे, तो दोनों का माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा टू एम वी कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे सिंपल कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा टू एम वी कॉस थीटा, और डायरेक्शन हो जाएगी जे कैप। जे कैप बोले तो ऊपर वाले डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक्स में तो फर्क पड़ा नहीं, केवल वाई में फर्क पड़ा, इससे गया इससे आया, ये समझ लो, इसमें से इसको माइनस करना है। ये एम वी कॉस थीटा प्लस का है, ये एम वी कॉस थीटा माइनस का, माइनस करोगे तो टू एम वी कॉस थीटा आ गया। ठीक है, चलो भाई, अब एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। मिटा दूं, मिटा रहा हूं। रुक गई ज़मीं। ठीक है भाई, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि अ पर्सन विद स्टेन गन, उसके पास एक स्टेन गन है, धर 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 वाले, है ना, फायर्स एन गोलीज पर मिनट of mass m each at v मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
n गोली फायर कर रहा है, ठीक है, 1 मिनट में, और एक गोली जो है, गोली की स्पीड है v। देन फाइंड एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन। उस गन को होल्ड करने के लिए उसको एवरेज फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपको। पर्सन विद द स्टेन गन फायर्स n गोलीज पर मिनट ऑफ मास m ईच एट v मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एवरेज फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, ठीक है। तो आदमी क्या कर रहा है, आदमी ऐसे गोली कर रहा है, तो जब गोली आगे जाएगी तो बंदूक पीछे आएगी, तो बंदूक को पीछे आने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बंदूक को होल्ड करना पड़ेगा। चलो भाई, तो अब कैसे होल्ड करें मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग करते क्या है कि गोली आगे गई, तो जितना फोर्स गोली पे लगेगा, है ना, जो एवरेज फोर्स गोलियों को होगा, तो गोली पे किसने फोर्स लगाया, बंदूक ने, मैंने लगाया, बंदूक ने लगाया। बंदूक फोर्स देती है, मैं ही दे देता तो बात ही क्या, मैं ऐसे गोली लेकर चलते रहता, कुछ खाता कुछ गोली मारता, भड़क भड़क। ऐसा नहीं होता। गोली पे कौन फोर्स लगा रहा है, बंदूक। तो समझना, जो फोर्स गोलियों पे होगा उतना ही बंदूक पे होगा। तो मान लो गोली पे एवरेज फोर्स है 100 न्यूटन आगे, तो बंदूक पे एवरेज फोर्स होगा 100 न्यूटन पीछे। अब बंदूक पीछे ना आ जाए उसके कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 न्यूटन आगे लगाना पड़ेगा। समझ में बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज फोर्स ऑन गोलीज फॉरवर्ड, जितना एवरेज फोर्स गोली फॉरवर्ड होगा इज इक्वल टू एवरेज फोर्स ऑन गन बैकवर्ड। जितना गोली पे एवरेज फोर्स आगे होगा उतना ही गन पे पीछे होगा, इज इक्वल टू एवरेज फोर्स बाय मैन ऑन गन फॉरवर्ड टू होल्ड द गन। समझना, गोली पे लगा आगे 100 न्यूटन, गन पीछे लगा 100 न्यूटन, आदमी ने उस पर आगे लगाया 100 न्यूटन ताकि उसको होल्ड करे। मतलब कुल मिला के जो गोली पे फोर्स है एवरेज फोर्स, वही आदमी ने गन पे एवरेज फोर्स लगाया। अब बात है कि गोली पे एवरेज फोर्स क्या है, लेट्स सी। मैं इसको मिटा रहा हूं। तो एवरेज फोर्स क्या होता है बच्चों, एवरेज फोर्स होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। 1 मिनट की बात करें बोले तो 60 सेकंड की, अगर हम 60 सेकंड की बात करें तो चेंज मोमेंटम। अब गोलियों का मोमेंटम क्या हुआ ऑन गोलीज। अब गोलियों का मोमेंटम कितना चेंज हुआ सोचो। एक गोली बंदूक के अंदर रुकी हुई थी, बंदूक के अंदर घूमती फिरती नहीं रहती, रुकी रहती, तो उसका मोमेंटम हो गया mv निकलने के बाद। और ऐसी 1 मिनट में कितनी गोली चली, n, तो टोटल मोमेंटम का चेंज nmv हो गया। तो इसका मतलब जो एवरेज फोर्स हो गया वो हो गया nmv बाय 60, ठीक है। और जो एवरेज फोर्स है आपके पास गोलियों का, वही बंदूक का है, वही मेरा है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, और इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। इट्स अ स्मॉल टॉपिक, ठीक है, नीड नॉट वरी अबाउट दिस टॉपिक, सिंपल टॉपिक है, आप समझ सकते हो। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, और इस टॉपिक का नाम है इम्पल्सिव फोर्सेस। इम्पल्सिव फोर्सेस, एक्चुअली ये इम्पल्सिव फोर्सेस और इम्पल्स में डिफरेंस है। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, किसी फोर्स का एफडीटी होता है, और किसी बॉडी के लिए डेल्टा पी होता है। इम्पल्सिव फोर्स एक अलग चीज है, ठीक है। अब इम्पल्स एक नॉर्मल वर्ड है जो आप कई बार यूज करते हो, जैसे बोलते हो कि यार मैं इम्पल्सिव हो गया था, तुम्हारे दोस्त ने तुमसे कुछ कहा और तुमने उसको 2 झापड़ लगा दिए, ठीक है। और फिर तुमसे पूछा गया कि भाई तुमने 2 झापड़ क्यों लगाया, तो आप बोलते यार मैं इम्पल्स में कर गया। इम्पल्स मतलब झटके में। तो मैं इसको अगर बोलूं तो इसको अगर हम एक नाम दे दें कि झटकात्मक फोर्स, तो कोई गलत नाम नहीं होगा। तो ये ऐसा फोर्स होता है झटके से आते हैं, क्योंकि एकदम से इम्पल्स आया, मैंने उसको एक झापड़ लगा दी, फिर बाद में लगाया क्यों लगा दी। तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो दीज आर फोर्सेस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड, ये फोर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, बट एक्ट, ठीक है, फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनका जिनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो लगते बहुत छोटे टाइम के लिए हैं। कौन से फोर्स होते हैं बच्चों, कि दीज आर फोर्सेस ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड
बट एक्ट फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। होते बहुत बड़े हैं लेकिन लगते हैं छोटे टाइम के लिए। जैसे कि मान लो कि आपके सर पे किसी ने बैट दे मारा, बटैक, तो एक तगड़ा सा फोर्स छोटे टाइम के लिए लगे, है ना। ऐसे ही मान लो कि बैट से बॉल को दे मारा आपने, ठीक है, दो कारों की टक्कर होगी तो वो एकदम से जो झटके से फोर्स लगता है वो इंपल्सिव होता है। अगर मैं ग्राफ से दिखाऊं तो जैसे मान लो कोई फोर्स है वो था ही नहीं, एकदम से आया एकदम से गायब हो गया, तो उसका एक पीक सा बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई फोर्स होता है वो हमेशा इंपल्सिव होता है, एकदम से आया एकदम से गया, ठीक है। झटका है, जैसे गुस्से में वैसे होता है, आपको गुस्सा आया एकदम से गायब हो गया, ठीक है। तो बहुत तेज गुस्सा है फिर अफसोस ही अफसोस बचता है, ठीक है। तो इंपल्सिव फोर्सेस होते हैं। और ध्यान रखना कि these forces are always नॉन कंजर्वेटिव, ये हमेशा नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव क्यों नहीं होते? क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, कंजर्वेटिव फोर्स एकदम से बढ़ना एकदम से घटना नहीं हो सकता। जैसे मान लो mg अब एकदम से कैसे बढ़ जाएगा, ऐसे मान लो एक स्प्रिंग है, अब उसे ब्लॉक आया, ब्लॉक चल रहा है, अब उसका फोर्स kx है तो वो दबेगा। अब उसका फोर्स 100 गुना या 1000 गुना तभी होता है जब वो 100 गुना 1000 गुना दबे, उसमें टाइम तो लगेगा ना, एकदम से नहीं बढ़ सकता। तो जो फोर्स एकदम से बढ़ जाए, है ना, वो इंपल्सिव है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स एकदम से नहीं बढ़ते, लेकिन नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन सब इंपल्सिव हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन से फोर्सेस कहाँ कहाँ इंपल्सिव हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको फटाफट लिख लो, हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि मान लो अब एक आदमी, सपोज एक धागा है, इलास्टिक वाला नहीं, नॉर्मल धागा, रस्सी टाइप जो बिल्कुल सख्त हो, या मान लो स्टील की केबल है। अब स्टील की एक पतली सी तार है, ज्यादा मोटी तार नहीं, मान लो उसका रेडियस कुछ 4-5 मिलीमीटर, उससे कोई मास बांधा ऐसे। तो आपने क्या किया कि एक स्टील केबल से एक मास बांध दिया, छोड़ दिया, तो जैसे ही नीचे आएगी ठक से एकदम से एक इंपल्सिव फोर्स लगेगा। समझ रहे बात? अब सोचो कि यहां से यहां तक आने में हो सकता है उसको 2 सेकंड लग जाए, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ी 2 सेकंड में, रुका एकदम से खटाक से। तो सोचो कितना तगड़ा फोर्स है भाई। फोर्स क्या होता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। जो काम mg ने 1 सेकंड में किया, मोमेंटम मान लो 0 से 10 कर दिया, उसने 10 से 0.001 सेकंड में कर दिया, एकदम से रोक दिया, कट। समझ रहे हो बात? एक गाय भैंस भग रही है, उसके गले में ऐसे रस्सी है, भगती भगती हुई एकदम से, है ना, अब उसने अपनी स्पीड खूब बढ़ा ली, एकदम से रस्सी टाइट हो गई, खटाक से रुक गई वो। समझ रहे बात? तो ये गाय भग रही है और एकदम से क्या हुआ, ये मान लो गाय है और एकदम से गाय की रस्सी टाइट हो गया, जो भी लग रहा हो, तो खटाक से रुक गया वो। तो सोचो कितनी तेजी से वो मोमेंटम को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब सोचो आप ऊपर से कूदे फर्श पे, तो फर्श पे जैसे कूदे, फर्श कंक्रीट का, खड़ाक से रुक गए, तो वो एक इंपल्सिव फोर्स है। तो नॉर्मल इंपल्सिव हो सकता है, टेंशन इंपल्सिव हो सकता है, ऐसे फ्रिक्शन इंपल्सिव हो सकता है। अब फ्रिक्शन कैसे इंपल्सिव हो सकता है? जैसे कि मान लो ये ब्लॉक चल रहा है, अब आपने क्या किया कि जैसे ब्लॉक यहाँ पर आया, आपने क्या किया कि इसके ऊपर अपना पैर धड़ाम से मार दिया, बट, ठीक है ना, इसे पैर रख दिया, ये तुरंत रुक गया। एक्चुअली हुआ क्या कि इससे फ्रिक्शन लग रही थी, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी? म्यू एन। आपने क्या किया, धड़ से पैर मारा, उससे क्या हुआ, आपने तेजी से पैर मारा, तो आपके फोर्स, जो आपका फोर्स है वो इंपल्सिव होगी। तो आपने इंपल्सिव फोर्स लगाया, तो भाई जमीन का नॉर्मल, जैसे कि मान लो इसका वेट मान लो 20 न्यूटन है, लेकिन मान लो आपने इंपल्सिव फोर्स लगाई 2000 न्यूटन, ठीक है, सही है। तो आपने तेज से पैर मारा, तो अब क्या हुआ, जो नॉर्मल हो गया वो हो गया 2020 न्यूटन मान लो। अब मान लो ये नॉर्मल इंपल्सिव हो गया तो फ्रिक्शन इंपल्सिव हो गया। तो जैसे ही नॉर्मल इंपल्सिव होगा वैसे फ्रिक्शन इंपल्सिव होगा। जैसे कि मान लो ये डस्टर गिर रहा है, अब मैंने इसको क्या हुआ, कस के ऐसे झटका दिया, तो जैसे ही मैंने कस के धक्का दिया, मेरा फोर्स इंपल्सिव है, तो नॉर्मल इंपल्सिव हुआ, नॉर्मल इंपल्सिव हुआ तो फ्रिक्शन इंपल्सिव हुआ, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। तो बेसिकली कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो इंपल्सिव हो सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स इंपल्सिव नहीं होते, ठीक है। हम लोग एक आध सवाल करते हैं और मान लो कि देखते हैं। तो उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। पता नहीं क्या होती है ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कुछ नहीं होती। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये होती है, एफ नेट डी टी जो होता है वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है, आपको पता ही है, अभी तो लिखा था यार। एफ नेट डी पी बाई डी टी होता है, डीपी का पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, अभी तो लिखा था। तो एफ नेट डी टी बराबर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये आपके पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पल्स बेसिस पे सवाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सवाल ऐसा है कि मान लो ये दो मासेस है, ठीक है, सिस्टम एट रेस्ट, ये सारा सिस्टम किस पे है, रेस्ट पर है।
ठीक है। अब सिस्टम एट रेस्ट है। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक गोली आई एम मास की, गोली आई यू से, ये टकरा गई, तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, गोली को बोलते हैं सी। तो ये सी गोली आई और ये एम जो लकड़ी का टुकड़ा जो मान लो उसके अंदर धंस गई। उसके बाद क्या, सिस्टम साथ चलने लग गया। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड स्पीड ऑफ सिस्टम जस्ट आफ्टर झटका। जैसे सिस्टम को झटका लगा, मतलब ये आके टकरा गई, उसके बाद सब साथ साथ चलेंगे। तो आपको बताना है कि सिस्टम की स्पीड क्या होगी। ठीक है, अभी सवाल को हम कर रहे हैं, आप लोग देखो। ठीक है, सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं भी, अगर ध्यान सुनो तो आराम सुनो। लेट्स सी हाउ कैन दिस क्वेश्चन बी डन। मैं ये मिटा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन लिख लो। ठीक, सही। चलो इसको रहने देता, मैं ये मिटा देता हूँ। अब सुनना मेरी बात, ये तो है टक्कर से पहले। अब बात करते हैं टक्कर के बाद। टक्कर के बाद अगर बात करें तो ये गोली इसमें धंस गई। अब ये मान लो सिस्टम वी से नीचे आ रहा है, ये सिस्टम मान लो वी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, जैसे ये काम होगा एक इंपल्सिव टेंशन लगेगी। ठीक है, एक थोड़ी सी टेंशन लगेगी इंपल्सिव वाली। ठीक है, टेंशन तो लगेगी। जैसी गोली, जैसे सोचो अभी तक टेंशन नॉर्मल थी, अभी तक टेंशन एम के बराबर, लेकिन जैसे ही वो होगा एक इंपल्सिव टेंशन लगेगी। ऐसा समझना कि मान लो मैंने एक रस्सी से एक कोई मांस पकड़ रखा है, कोई ईंट पकड़ रखा है, कुछ भी, अभी टेंशन एम के बराबर है, लेकिन किसी ने उस पर हथौड़ा दे मारा, पट, एकदम से क्या वो झटका लगेगा। तो रस्सी में झटका आएगा, मेरे हाथ पे भी झटका आएगा। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टेंशन इंपल्सिव हो जाएगी। तो जैसी गोली लगेगी टेंशन विल बी इंपल्सिव। ठीक है, तो गोली लगते ही टेंशन होगी इंपल्सिव। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीनों पे इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखते हैं ए पर। ए पर इक्वेशन लिखे। ए पर ऊपर टेंशन होगा तो हमारे पास इक्वेशन होती है एफ नेट डी टी बराबर मास चेंज इन मोमेंटम। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, एफ नेट डी टी बराबर एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, वी माइनस यू लिख सकते हो आप, आपकी इच्छा। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ, चलो कोई नहीं, मुझे लग रहा थोड़ा ज्यादा ब्राइटनेस है। ठीक है भाई, तो नेट फोर्स डी टी क्या हो गया, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना आप लोग, मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है, शायद अब ठीक है। तेरा मेरा साथ रहे, अच्छा भाई, तेरा मेरा साथ, एफ नेट डी टी बराबर एम वी माइनस यू। अब हम बात करते हैं ए पर। ए पर क्या हो बच्चों, ए पर ऊपर लगेगी टेंशन और नीचे होगा एम जी। ऊपर प्लस ले लेते हैं, नीचे माइनस, तो टेंशन प्लस का इज इक्वल टू एम। अब ए की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, वी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आती है, जीरो। मेरे पास क्या हो गया, टी माइनस एम जी इंटू डी टी बराबर एम वी। ठीक है बच्चों, एम वी माइनस जीरो, एम वी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। बी क्या है, दूसरा ब्लॉक है। अब ध्यान रखना बी पर जो होंगे फोर्स। अच्छा, अब एक छोटी चीज और, ये जो टेंशन है इंपल्सिव है, जो इस पे लगेगी ना, जैसे कि गोली लगेगी ना, एकदम से धागे में झटका आएगा। तो जो बी पे टेंशन होगी इंपल्सिव होगी, एम जी नॉन इंपल्सिव फोर्स है। एम जी कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं होता। आप समझ, फर्क समझना। आप अपने ईंट, सर पे एक ईंट लेके जा रहे हो, उसका वेट है ना, उसका एक नॉर्मल है जो वेट है, तो उसका जो नॉर्मल होगा एम जी, मान लो 2 किलो की ईंट है तो उसका वेट होगा 20, नॉर्मल होगा 20। अभी नॉर्मल नॉन इंपल्सिव है, लेकिन सोचो आप जा रहे हो और ऊपर से, है ना, 1-2 मंजिल से एक ईंट आगे गिरी भड़ाक से, तब वो नॉर्मल इंपल्सिव हो गया। तो वो जो फोर्स है और जो नॉर्मल सर पे रख के आप ले जा रहे थे, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं। जो पहले नॉर्मल है वो वेट के बराबर है, और अब जो सर पे लगा वो इंपल्सिव है। तो इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस में कोई कंपैरिजन नहीं। मतलब ये हुआ कि ये जो टेंशन झटकात्मक लगा ना, ठीक है ना, सोचो इस झटकात्मक टेंशन ने उसकी वेलोसिटी एकदम से वी कर दी। आप सोचो आप किसी को गिरा रहे हो, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 1-2 सेकंड में जाके मान लो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड होगी एमजी के कारण। लेकिन आपने क्या किया कि एक हथौड़े से दे मारा, पटक, उसकी वेलोसिटी तुरंत 10 होगी। तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। दोनों में डेल्टा बी सेम है। मोमेंटम 0 से 10 हो गया, मान लो जो भी मोमेंटम हो गया, मान लो 1 किलो की बॉडी थी, 10 मीटर पर सेकंड पे गई, मान लो मोमेंटम 0 से 10 हो गया, लेकिन एक में एमजी में 1 सेकंड लगा और हथौड़े से 0.01 सेकंड लग गया, तो फोर्स डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होता है।
एक में डेल्टा पी को 1 से डिवाइड करना है, एक में डेल्टा टी को 0.01 से डिवाइड करना है। तो जितना छोटा डिवाइजर उतनी बड़ा फोर्स। तो यही इसके साथ है, इसे झटके से इसकी वेलोसिटी वी कर दी, तो ये mg से काफी बड़ा है। तो अब टी के आगे mg को छोड़ सकते हो, तो आप लगभग लगभग इसको कर सकते हो कि टी डी टी बराबर mv, लगभग लगभग, क्योंकि ये जो mg है ये नेग्लिजिबल है इन फ्रंट ऑफ इम्पल्सिविटी। ये जो इम्पल्सिविटी है उसके आगे ये नेग्लिजिबल है। अब चलते हैं आगे, अब हम बात करते हैं बी और सी की। बी की बात करते हैं बच्चों। बी के साथ क्या करना है, बी के साथ कुछ ऐसा करना है कि अब देखो मेरी बात, जब ये गोली इससे टकराएगी तो एक्चुअली क्या होगा, ये सी है, ये इस गोली पे नीचे फोर्स लगाएगा और ये गोली को ऊपर लगाएगा। ये ब्लॉक को नीचे धक्का देगा, ये ब्लॉक ये गोली को ऊपर धक्का देगा ताकि गोली रुक जाए। तो ये ब्लॉक को चलाएगा, ये इसको रोकेगा। अब बी पर जो फोर्स होंगे वो होंगे नेट फोर्स डी टी। तो नेट फोर्स क्या होगा, टी ऊपर, एम जी नीचे, एफ नीचे, ठीक है। टेंशन ऊपर, जो इसने फोर्स लगाया वो नीचे और एम जी भी नीचे, तो टी माइनस एम जी माइनस एफ बराबर एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है बच्चों। इस एम जी काट दो, नॉन इम्पल्सिव है, लेकिन ये जो गोली ने फोर्स लगाया है और टेंशन ही इम्पल्सिव है, तो यहाँ पे हो गया, साथ में डी टी भी आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया टी माइनस एफ डी टी बराबर एम, फाइनल वेलोसिटी इसकी वी है, इनिशियल इसकी 0 है, पहले रुका पड़ा था, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो गया लेकिन काम चला लो आप। अब मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा साफ सुंदर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो वी फाइनल तो वी हो गया, वी इनिशियल 0 हो गया। अब बात करते हैं गोली की, तो गोली के बारे में यहाँ लिखते हैं। अब गोली पे क्या था बच्चों, मैंने ये डायग्राम मिटा दिया, लेकिन ध्यान रखना, गोली ने ब्लॉक पे नीचे एफ लगाया था, ब्लॉक ने गोली पे ऊपर एफ लगाया था। तो गोली पे ऊपर एफ लगा, नीचे एम जी, ऊपर एफ नीचे एम जी इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, पूछो क्या, कि ये जो बी है इसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस वी होगी, इनिशियल 0, तो माइनस एम वी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब सी पार्ट, एफ माइनस एम जी डी टी, ठीक है। तो सी जो गोली है, गोली पे क्या हुआ बच्चों, गोली को ब्लॉक ने रोका था, ऊपर एफ था जो यहाँ डायग्राम पे था, आपने बना लिया होगा तो आपके पास होगा, और नीचे एम जी था। टेंशन गोली पे नहीं थी, टेंशन ब्लॉक पे थी, इज इक्वल टू एम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, माइनस वी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी माइनस यू है, वो नीचे आ रहा था ना यू से, तो इनिशियल माइनस यू और फाइनल वो ब्लॉक के साथ साथ माइनस बी से चल रहा है। तो यहाँ से मेरे पास कितना हो गया, इस एम जी को निग्लेक्ट करेंगे इम्पल्सिव के आगे, एफ डी टी बराबर एम यू माइनस वी, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली क्या हो गया, आपके पास बेसिकली 3 इक्वेशन होगी। 3 इक्वेशन बोलता मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब 3 इक्वेशन बोले तो एक इक्वेशन होगी आपके पास ये टी डी टी बराबर एम वी ए पर, एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई बी पर, टी माइनस एफ डी टी बराबर माइनस एम वी, और एक इक्वेशन होगी आपके पास ये सी पर, जो कितनी है बच्चों, सी पर इक्वेशन है एफ डी टी बराबर एम यू माइनस वी, ठीक है बच्चों। 3 इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन से इंटीग्रेशन काट देते हैं। जैसे देखो, ये प्लस टी डी टी है, सेकंड में प्लस टी डी टी है, ठीक है, और थर्ड में प्लस एफ डी टी है, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेट करते हैं ताकि ये सारा इंटीग्रेशन हट जाए। कैसे कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, तो माइनस एफ डी टी प्लस एफ डी टी कट जाएगा, और पहले वाले को घटा दो, तो पहले को घटाओगे तो टी डी टी से माइनस टी डी टी कटे, इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस एफ डी टी प्लस एफ डी टी हो जाएंगे। तो 2 3 को जोड़ो और 1 घटा दो उसमें से, तो 2 3 को जोड़ा आपने तो माइनस एफ प्लस एफ कट गया, बच गया टी डी टी, उधर बच गया, और उसको माइनस किया तो माइनस टी डी टी। तो एल एच एस में क्या आ गया 0, आर एच एस में क्या आ गया 2 और 3 जोड़ना है, तो 2 कितना है बच्चों, माइनस एम वी, ठीक है। 3 कितना है, एम यू माइनस वी, 1 कितना है, माइनस एम वी, बराबर 0 हो गया।
आपके पास कितना हो गया, माइनस एम वी माइनस एम वी माइनस एम वी, 3 mv बराबर एम यू, एम से एम कट गया, वी कितना होगा यू बाय 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास v बराबर यू बाई 3 हो गया। ठीक है बच्चों, तो v बराबर यू बाई 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कैसे यू हैव अंडरस्टूड दिस, हाँ सही तो इंग्लिश। आपने 2 और 3 को जोड़ा, तो इन दोनों को जोड़ा तो माइनस एफ माइनस प्लस एफ डी टी कट गया। अब पहले को हटा दिया तो प्लस वो माइनस टी डी टी होगा, वो भी कट गया। अब आर एच एस में इसका आ गया माइनस एम वी, प्लस में था इसका एम यू माइनस वी, वो माइनस किया तो माइनस एम वी। तो ये आपके पास इक्वेशन होगी। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैं आपको इसका एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ। क्या, लेट्स सी। आंसर याद कर लेना। आंसर क्या था बच्चों, आंसर आपके पास था v बराबर u बाय 3। ऐसा करो, यम यम और एक गोली, ये भी यम ही है, u से टकराई, ये रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे था। टक्कर के बाद क्या हुआ, ये गोली इसमें धंस गई, फिर ये v से चला, ये v से चला। ठीक है, अगर आप यहां देखोगे तो टेंशन होगी, टेंशन होगी। ये गोली जो जाएगी, ये गोली ब्लॉक पे आगे फोर्स लगाएगी, ब्लॉक गोली पे पीछे फोर्स लगाएगा। आप अगर इक्वेशन लिखोगे इसकी, तो इसकी इक्वेशन भी ऐसी आएगी, टी डी टी बराबर एम वी माइनस जीरो। गोली की इक्वेशन आएगी जो भी। एक्चुअली अगर आप देखो, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन अगर आप यहां पर भी आप ए बी और सी की इक्वेशन लिखोगे ना, अगर आप ए बी सी की इक्वेशन लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये इक्वेशन वैसी ही आएंगी जैसी पिछली थी। क्यों? क्योंकि पिछले में mg था, पिछले में mg था, यहां पर mg नहीं है, यही तो है, लेकिन mg निगलेक्ट हो रहा था। इन तीनों की इक्वेशन आप लिखना, एग्जैक्टली सेम आएंगी और सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली सेम आएगा। तो लफड़ा क्या था कि वो सिस्टम ऐसा था, उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, mg थी, पुली थी, वॉट, लेकिन आप देखना कि उसमें mg का इफेक्ट काउंट नहीं हो रहा था, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस इंपल्सिव हैं और इंपल्सिव फोर्सेस के आगे नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को हमने छोड़ दिया था। अब यहां ऐसे हुआ बच्चों, यहां पे क्या हुआ कि mg है ही नहीं। एक्चुअली mg है जो नॉर्मल से कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे mg का इफेक्ट नहीं है। तो टेक्निकली स्पीकिंग, इफ वी निग्लेक्ट mg फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, दिस इज द सेम क्वेश्चन। तो जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। इसके आंसर में फायदा क्या हुआ कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल mg कट रहा है ना, तो हम लोग सीधे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब मोमेंटम पहले कितना, ये रुका वो रुका, तो केवल मोमेंटम होगा एक गोली का, गोली का मोमेंटम होगा mu। अब ये तीनों साथ साथ चल रहे हैं, कितना मास है 3m, वेलोसिटी क्या है v है, तो यहाँ से सीधे सीधे v कितना आ गया u बाय 3। तुम बोलोगे सर जब यही सब करना था तो आपने हमारी अग्नि परीक्षा क्यों ली? अरे अग्नि परीक्षा इसलिए ली बच्चों की, क्योंकि कई बारी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जो केवल इम्पल्स से ही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक आध सवाल ऐसे और देखते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम इस टॉपिक को शायद ही छोड़ते हैं, शायद नहीं भी छोड़ते, मेरा भरोसा नहीं, कई बार मैं छोड़ना बोल के आगे पढ़ा देता हूँ। लेट्स सी। ओके बच्चों, बाय, लिख लो आप, टेक केयर। डिंग 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 डिंग। हाय फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग ये बोल रहे हो कि सर वो आपने जो एफ डी टी बराबर एम वी माइनस इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्यों लगाया? एक्चुअली कई बार उसकी जरूरत पड़ती है, तो अभी एक छोटी जरूरत मैं दिखा रहा हूँ और फिर और भी जरूरत आएगी बाद में, तब की तब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी। तो मैं क्या कह रहा था, एक ऐसा सवाल करते हैं कि एक एम मास है, वो मान लो यू वेलोसिटी से गिर रहा है, जमीन पे 2 मासेस हैं। ठीक है ना, ये भी m है, ये भी m है, मतलब तीनों m है, और 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, तीनों स्फीयर्स आइडेंटिकल m को मार। ठीक है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है और ये u से टकरा है। एक्चुअली इसकी वेलोसिटी ऊपर u नहीं, मतलब टक्कर से जस्ट पहले u है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ऊपर दिखाऊंगा तो यहाँ तक आते आते बढ़ जाएगी, तो ये मान लो टक्कर से जस्ट पहले u है ना। तो इसको a बोलते हैं, इसको b, इसको c। a स्ट्राइक्स b एंड c सिमेट्रिकली,
सिमेट्रिकली मतलब ना थोड़ा राइट ना थोड़ा लेफ्ट, बिल्कुल बीचों बीच, है ना, एट यू एंड स्टॉप्स इंस्टेंटली। ये टकराता है यू से और तुरंत रुक जाता है, हमेशा नहीं रुकेगा लेकिन उस पर्टिकुलर समय पर रुक जाता है। देन एट what speed B and C move horizontally away। तो ये आया तुरंत रुक गया, तो ये दोनों इधर भगेंगे, तो आपको बताना है कि B और C बाहर की तरफ भगेंगे, तो B और C कितनी स्पीड से हॉरिजॉन्टली बाहर की तरफ भगेंगे। ठीक है, अब ये जो सवाल है वो एक्चुअली इम्पल्स से ही हो सकता है, इसमें ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। लेट्स सी, आप इस क्वेश्चन को बना लो ताकि मैं आगे चल सकूं। लिख लिया? जिंदगी कैसी है पहेली हाय। अच्छा भाई, अब क्या करना है, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। तीनों आइडेंटिकल बॉल है, तो मान लो ये आर ये आर ये, तो ये 2R 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 का ट्राइंगल हो गया, तो बेसिकली ये सारे एंगल 60 डिग्री हैं। टक्कर से ठीक पहले, टक्कर से पहले ठीक पहले ये यू से नीचे आया और ये दोनों रेस्ट पे थे, ये जस्ट बिफोर टक्कर है। कभी ये हंसाए, ठीक है, जस्ट आफ्टर टक्कर ऐसा होगा कि ये बॉल नीले रंग की जो होंगी काली में बदल जाएंगी, जस्ट जोकिंग। ठीक है, टक्कर के ठीक बाद ये रेस्ट पे आ गया और ये मान लो वी से इधर भगा, ये वी से इधर भगा, सिमेट्रिक है मामला। तो जो जैसा बिहेवियर लेफ्ट वाले का होगा वैसा ही बिहेवियर राइट वाले का होगा, सबका बिहेवियर सेम ही होना चाहिए ना। तो ये रेस्ट पे आके दोनों वी से भगे। अब काम यही है कि बेसिकली मुझे बताना है कि ये वी कितना होगा, ये वी कितना होगा। चलो भाई, लेट्स सी व्हाट कैन बी डन। तो लगते हैं जुगाड़ पर। ठीक, तो ये तो डायग्राम्स हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, मैं और डायग्राम बनाता हूँ। टेंशन मत लो, आप एक ही बना सकते हो, मेरी थोड़ी ज़्यादा डायग्राम बनाने की आदत है। फोर्सेस बनाता हूँ। ठीक है, जैसे ही आएगा तो ये इस पे एक इम्पल्सिव नॉर्मल लगाएगा और ये इस पे इम्पल्सिव नॉर्मल इधर लगाएगा, तो इसका नॉर्मल इधर होगा, इसका नॉर्मल इधर होगा। तो ये वो नॉर्मल है जो ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, सेम नहीं होंगे तो रुक नहीं सकता ये। आप मेरी बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे ना, टेंशन मत लो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, समझना इस बात को। ये एंगल 60 है ना, और क्या करें क्या करें, हाँ, तो ये एंगल भी 60 है, क्योंकि ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। इनफैक्ट 60 है तो बनाने की क्या जरूरत है, सारे एंगल सेम है। अच्छा, अब देखो मेरी बात, इसमें नॉर्मल इधर लगा, इसमें नॉर्मल इधर, तो एक्चुअली दोनों नॉर्मल सेम होने चाहिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि अगर सेम नहीं होंगे तो इधर एन कॉस 60 आएगा, इधर एन कॉस 60, अगर अलग अलग होंगे तो ये इधर या इधर भाग सकता है। तो रुकने का रीजन ये है कि दोनों नॉर्मल सेम ही होंगे। बाय डिफॉल्ट सिमेट्री का मतलब यही होता है कि सिमेट्री मतलब लेफ्ट राइट सेम है बकायदा। तो नॉर्मल सेम हो गया। अब इधर एन कॉस 60 एन कॉस 60 कट गया, अब इस पे नॉर्मल इधर है तो इन दोनों पे नॉर्मल इधर हो जाएगा, तो इस पे नॉर्मल इधर हो जाएगा और इस पे नॉर्मल इधर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया नॉर्मल आपके, इस पर नॉर्मल यहाँ लग गया, इस पर नॉर्मल यहाँ लग गया। अब ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो ये भी एंगल 60, ये भी एंगल 60। इसके अलावा जब ये नॉर्मल इस पे इधर लगेगा तो इसका एक कंपोनेंट इसको इधर भगाएगा, एक कंपोनेंट नीचे दबाएगा। तो जमीन पे भी क्या होगा, एक इस नॉर्मल का एक इम्पैक्ट आएगा। तो एक जमीन पे भी नॉर्मल आएगा, ये भी इम्पल्सिव होगा। क्यों? क्योंकि वो इस नॉर्मल के जैसे ये एन कॉस 60 एन साइन 60, एन साइन 60 से फर्श ना टूट जाए तो फर्श ऊपर नॉर्मल लगाएगा। इसके अलावा इनमें एमजी भी आएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन लगाते हैं तीनों ब्लॉक पर। मुझे नहीं पता ए कौन था, बी कौन था, सी कौन था, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी, उस तरह मैंने उल्टा लिखा हूं। पहले बात करते हैं ए की। ए पे हम लगाते हैं वाई डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में, एक्स में तो फोर्स कट रहे हैं, वाई में लगाते हैं एफ डी टी, एफ नेट डी टी इनफैक्ट बराबर एम वी माइनस यू। ठीक है, लाइट चली गई है, आपको थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा, अगर आप अंधेरा लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी लाइट जला लीजिए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। अब इस पे हो गया एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है बच्चों, तो ए के लिए ऊपर प्लस मान लेते हैं, नीचे माइनस मान लेते हैं। ठीक है, अब इधर n cos 60 n cos 60 कट गया, ऊपर हो गया n sin 60, इसकी n sin 60, तो इस पर जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 2n sin 60 माइनस mg साथ में dt। तो n cos 60 कट गया, n sin 60 ऊपर गया, 2n sin 60 नीचे आ गया mg, 2n sin 60 ऊपर है पॉजिटिव, mg नीचे नेगेटिव, इज इक्वल टू m v फाइनल। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी उसकी 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, जिससे वो गिरा, किससे गिरा था बच्चों, u से, तो 0 माइनस माइनस यू। ठीक है, अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो ये आपके पास, अच्छा अब इसको अपन क्या करेंगे, निगलेक्ट, क्या करेंगे, निगलेक्ट, निगलेक्ट नहीं करेंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी राइटिंग खराब है, उसको निगलेक्ट कर देना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए। अच्छा भाई, अब क्या कर सकते हैं, 2n sin 60, sin 60 होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, n dt √3 भी आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mu, तो n dt कितना हो गया बच्चों, mu/√3। ये पहली इक्वेशन होगी। अब बात करते हैं किसकी इक्वेशन, अब बात करते हैं इस राइट वाले की, सी, अभी किसी की बात कर लो, एक ही इक्वेशन बनेगी। मान लो हम बात करते हैं सी की, सी पे बात करेंगे तो देखना, इधर n है, इधर होगा n cos 60, इधर और कोई फोर्स नहीं होगा, तो अगर मैं x डायरेक्शन में बात करूं सी की, तो सी पे फोर्स हो जाएगा n cos 60 dt बराबर m v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है बच्चों, n ये रहा n cos 60, मैं y की बात नहीं कर रहा, y में तो कैंसिल हो ही जाने, मैं उसके लिख ही नहीं रहा। अब यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, होप सो यू हैव रिटन, यू हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। ओके बच्चों, कभी ये हंसाए, ये सब लिख लिया आपने, बस मेरे काम का ये वाला है टेक अवे, और कुछ नहीं है। cos 60 होता है 1/2 n dt, 1/2 का 2 उधर चला गया, v फाइनल, अब उसका फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल कितनी है 0, तो बेसिकली n dt कितना हो गया आपके पास 2mv। ठीक है, और साथ में n dt कितना है बच्चों, mu/√3, तो इसको लिख दो mu/√3, डिवाइड कर दिया, m से m कट गया। ठीक है, v कितना हो गया u/2√3। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप बिना इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का करोगे तो भगवान जाने कैसे करोगे, लेकिन एक चीज को करने के सैकड़ों तरीके हैं, तो यू कैन डू इट। सो दिस एंड्स आवर टॉपिक ऑफ इंपल्स। अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं बेसिकली, एक कोलिजन और थोड़ा थोड़ा वेरिएबल मास टाइप चीजें। अब वेरिएबल मास क्या होता है बाद देखते हैं, लेकिन कोलिजन एस एक थोड़ी बड़ी चीज है, तो आई डोंट नो हाउ मेनी लेक्चर्स विल इट टेक, डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर्स। ठीक है बच्चों, तो अब इसको लिख लो, दिस क्वेश्चन इज डन। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। कभी ये हंसा